हजारों वर्ष पूर्व जब भारत विश्व व्यापार में सिरमौर था, तब उस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा था कपड़ा उद्योग का। चाहे सूती वस्त्र हो या रेशम या फिर मलमल, भारतीयों का डंका सारी दुनिया में बजता था। यूरोप को सूती वस्त्र पहनाए भारत ने। उन्हें तो मात्र ऊनी वस्त्र ही मालूम थे। कपास की खेती वे जानते ही नहीं थे। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के देश भारतीय वस्त्रों के लिए पागल रहते थे। वस्त्रोद्योग ये भारत का प्राचीन उद्योग है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख आता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में वर्णन है कि सबसे पहले ऋषि घृतस्मद ने कपास का बीज बोया, उससे बने पेड़ से कपास प्राप्त की और फिर उस कपास से सूत बनाया। इस सूत से कपड़ा बनाने के लिए उन्होंने लकड़ी की तकली बनाई। वैदिक भाषा में कच्चे धागे को तंतु कहा गया। ये तंतु बनाते समय कपास के बचे हुए हिस्से को ओतु कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कपड़ों और बुनकरों का उल्लेख है। कुछ हजार वर्ष पहले भारत में कपड़ा बनाने की प्रक्रिया ने एक बड़े उद्योग का स्वरूप धारण किया। कपड़ों को विभिन्न शैली में तैयार करना और उसको रंग लगाना, यह प्रक्रिया भारत में 5000 वर्ष पहले से सामान्य रूप से होती थी। डॉक्टर स्टेनले वॉलपर्ट ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास विषय के प्रधान अध्यापक हैं। इन्होंने लिखा है कि भारत सूती वस्त्रों का घर था। सूती वस्त्रों का प्रारंभ भारत से ही हुआ तथा सूत काटना और उसकी बुनाई ये भारतीयों ने ही विश्व को सिखाया है। इंग्लैंड के थ्रोप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर जेम्स ऑगस्टिन ब्राउन स्केरर की पुस्तक कॉटन एज एट वर्ल्ड पावर में भी कपास के वैश्विक महत्व का जिक्र है। यह पुस्तक 1916 में अमेरिका में प्रकाशित हुई। कपास के वैश्विक महत्व को लेकर उन दिनों यह पुस्तक प्रमाण मानी जाती थी। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। पहले भाग का शीर्षक है फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। इस भाग में प्रोफेसर जेम्स स्केरर ने एक पूरा प्रकरण भारत में कपास और कपड़ों के निर्माण पर विस्तार से लिखा है। इस प्रकरण का शीर्षक है हिंदू स्किल। इस प्रकरण में इन्होंने भारत में कपास से बने कपड़ों का उद्योग कितना प्राचीन और परिपक्व है, इसके बारे में विस्तार से लिखा है। प्रोफेसर स्केरर इस पुस्तक में लिखते हैं कि उस जमाने में हिंदू कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़े आज की हमारी उन्नत मशीनों पर बनाए गए कपड़ों से भी अच्छे थे। यूरोप में सूती वस्त्र बनाने वाली मशीनों का आविष्कार होने के हजारों वर्ष पहले हिंदू तकलियों से कपास के बीजों से धागा निकाला जाता था। चरखे और कताई के उपकरणों से इन धागों से तागा बनाया जाता था और हिंदू करघे उन तागों का वस्त्र बनाते थे। प्रोफेसर स्केरर ने अनेक विदेशी प्रवासियों के अनुभवों का भी उल्लेख किया है। वे आगे लिखते हैं कि अरब के 2 प्रवासियों ने कुछ 100 वर्ष पहले लिख रखा है कि हिंदू कारीगरों द्वारा बनाए गए वस्त्र इतने उत्तम प्रकार के एवं उच्च गुणवत्ता के होते हैं कि ऐसे कहीं भी नहीं मिलते। वे इतने नाजुक होते हैं कि एक छोटी सी अंगूठी में से भी इन्हें निकाल सकते हैं। प्रोफेसर स्केरर ने फ्रांसीसी हीरे के व्यापारी जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर का उदाहरण भी दिया है। 17वीं शताब्दी में जीन ट्रेवेनियर ने अनेकों बार पर्शिया और भारत की यात्राएं की। 1660 में उसने भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता के बारे में लिखा था कि कुछ भारतीय वस्त्र इतने तल्म और मुलायम थे कि हाथों को उनके अस्तित्व का अनुभव ही नहीं होता। कुछ वस्त्र तो इतने पारदर्शक थे कि पहनने पर भी कपड़े पहने हैं ऐसा लगता ही नहीं था। ट्रेवेनियर ने भारतीय वस्त्रों के बारे में एक अनुभव साझा किया है। एक पार्शियन राजदूत जब अपने देश वापस गया तब उसने अपने सुल्तान को एक नारियल भेंट दिया। दरबारियों को अचरज लगा कि अपने सुल्तान को इस राजदूत ने मात्र एक नारियल दिया, किंतु उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि उस नारियल में 230 यार्ड अर्थात 210 मीटर का मलमल का तलम और अत्यंत मुलायम कपड़ा बड़े ही संजो कर रखा है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी विल्किंस जब वापस इंग्लैंड गए तो उन्होंने सर जोसेफ बेक को भारत से लाया मलमल का कपड़ा भेंट दिया। सर जोसेफ बेक ने इस कपड़े के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा, मेरे मित्र विल्किंस ने मुझे जो भारतीय कपड़ा भेंट किया वो अत्यंत नरम, मुलायम और आकर्षक है। इस 5 यार्ड 7 इंच यानी 15 फीट 7 इंच लंबे कपड़े का वजन मात्र 34.3 ग्रेन है। 15.5 ग्रेन का 1 ग्राम होता है, अर्थात उस कपड़े का वजन था मात्र 2 ग्राम। इस मलमल की गुणवत्ता की एक और बानगी। सर जोसेफ बेक ने जिस मलमल के कपड़े के बारे में लिख के रखा है उसका थ्रेड काउंट था 24-25। थ्रेड काउंट का अर्थ है 1 वर्ग इंच सेंटीमीटर में कितने थ्रेड यानी धागे होते हैं। ज्यादा थ्रेड अर्थात ज्यादा धागे होने से कपड़े ज्यादा महीन, ज्यादा मुलायम और ज्यादा शान शौकत वाले होते हैं। आज के आधुनिक मशीन्स पर बने कपड़ों के थ्रेड काउंट 600 के ऊपर नहीं होते, अर्थात आज की आधुनिक मशीनरी भी उन दिनों के भारतीयों के हाथों से बुने वस्त्रों की गुणवत्ता नहीं ला सकती। 19वीं सदी के एक अंग्रेज विद्वान सर जॉर्ज बर्थवुड ने भारत पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इनका अधिकतम समय भारत में गया। 8 दिसंबर 1832 में उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बेलगांव, वर्तमान में कर्नाटक का बेलीगांव शहर में इनका जन्म हुआ था। वे डॉक्टर बने, पर्शियन युद्ध में हिस्सा लिया, ग्रांट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे और बाद में बॉम्बे के शेरिफ भी बने। 1868 में वे इंग्लैंड गए, वहां भारत संबंधी कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किया। इनकी लिखी हुई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है द इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया अफेयर्स के अनुरोध पर लिखी। इस पुस्तक में पृष्ठ 73 पर वे लिखते हैं, बताया जाता है कि जहांगीर के काल में 15 गज लंबी और 1 गज चौड़ी ढाका की मलमल का वस्त्र मात्र 10 ग्रेन 1 ग्राम से भी कम होता था। इसी पुस्तक के पृष्ठ 95 पर इन्होंने लिखा है, अंग्रेज और अन्य यूरोपियन लेखकों ने तो यहाँ के मलमल, सूती और रेशमी वस्त्रों को बुलबुल की आंख, मयूर कंठ, चांद सितारे, पवन के तारे, बहता पानी, संध्या की ओस जैसी अनेक काव्यमय उपमाएं दे डाली। सर एडवर्ड बेंस, जो इंग्लैंड के एक समाचार पत्र के संपादक थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे, वर्ष 1835 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चरर। इसमें सर बेंस लिखते हैं, अपने वस्त्र उद्योग में भारतीयों ने प्रत्येक युग के अतुलनीय, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानदंडों को बनाए रखा। उनके कुछ मलमल के वस्त्र तो मानवों के नहीं अपितु परियों और तितलियों द्वारा तैयार किए हुए लगते हैं। यही कारण था कि इस्लामी आक्रांताओं की ज्यादतियों के बाद भी अंग्रेजों का शासन आने से पहले तक भारतीय वस्त्र उद्योग का प्रदर्शन अच्छा था। वर्ष 1811-12 में अर्थात अंग्रेजों के हाथ में पूरे भारत की सत्ता आने के थोड़े पहले भारत से होने वाले निर्यात में सूती वस्त्रों का हिस्सा 33% था। दुर्भाग्य से अंग्रेजों की नीतियों के कारण वर्ष 1850-51 तक वो मात्र 3% रह गया था। अंग्रेजों ने तय करके भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट किया। वे इस उद्योग की महत्ता और इसके कारण भारत के वैश्विक महत्व को समझते थे। इसलिए भारत में उनके आगमन के मात्र 5 वर्षों पश्चात 1613 में उन्होंने अपनी पहली मिल, वस्त्रों का कारखाना भारत के दक्षिणी छोर तमिलनाडु के मछलीपट्टनम में लगाया। उन दिनों मछलीपट्टनम कलमकारी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के वस्त्रों की विदेशों में भी अच्छी मांग थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय वस्त्रों का निर्माण मदुरै, पाटन, सूरत, महेश्वर, वाराणसी आदि स्थानों पर होता था, किंतु बंगाल ये भारतीय वस्त्रों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। दुनिया में सबसे ज्यादा मांग यहाँ के कपड़ों की होती थी। ढाके की मलमल तो दुनिया भर में राजे, रजवाड़ों और अमीरों की पहली पसंद रहती थी। यूरोप में इसका निर्यात बड़े पैमाने पर होता था, किंतु यह जापान से अमेरिका तक जाती थी। बंगाल में अंग्रेजों की हुकूमत आने से पहले तक बंगाल का कपड़ा ये पश्चिम में तुर्किस्तान, ईरान, इजिप्ट, इटली आदि देशों में जाता था। पूर्व में जावा, चीन और जापान, इन देशों में भी बंगाल की मलमल और अन्य प्रकार के सूती वस्त्रों की अच्छी खासी मांग थी।
शशि थरूर ने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस में लिखा है कि 1750 के दशक के कपड़ों की यह निर्यात प्रति वर्ष 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा थी। कल्पना करें, ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए आज से पौने 300 वर्ष पहले के हैं। आज के हिसाब से इसकी कीमत हम आंक सकते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल से रेशम की होने वाली निर्यात ये प्रति वर्ष 65 लाख रुपयों की होती थी। लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपयों की इस पूरी निर्यात में से भारत में अपनी कंपनियां खोलकर बैठे विदेशी व्यापारी अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आदि लगभग 60 लाख रुपयों की निर्यात यूरोप को करते थे। इसके कारण 16वीं शताब्दी के मध्य से तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल के सूती और रेशम के वस्त्र उद्योग में 33% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। किंतु 1757 में अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीतने के साथ ही दृश्य बदला। भारतीय वस्त्र उद्योग को समाप्त करने की शुरुआत अंग्रेजों ने बंगाल से की। वे वहां केवल व्यापारी नहीं बल्कि क्रूरतम शासक बन गए। 1757 के पहले तक अंग्रेज ब्रिटिश पाउंड में भारतीय माल खरीदते थे, अर्थात हमें विदेशी मुद्रा मिलती थी, जिसके अलग फायदे थे। किंतु प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद बंगाल की सत्ता पर काबिज होते ही अंग्रेजों ने ब्रिटिश पाउंड में भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। अब वे बंगाल से मिलने वाले राजस्व से भारतीय माल खरीदकर उसे यूरोप में बेचने लगे, इसलिए भारतीय उत्पादकों को कम कीमत मिलने लगी। किंतु उसके बाद भी वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़े स्पर्धा में थे। उनका लागत मूल्य ही कम था, इसलिए बाजार कीमत भी कम थी। इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग प्रारंभिक अवस्था में था, इसलिए वो भारतीय वस्त्र उद्योग से स्पर्धा करने की परिस्थिति में नहीं था। कम कीमतें और अच्छी गुणवत्ता ये भारतीय कपड़ों की विशेषता थी, जो इंग्लैंड के उत्पादकों के लिए संभव नहीं थी। लेकिन अंग्रेज व्यापारी, ब्रिटिश सरकार ये सब अपने माल के लिए बाजार चाहते थे। उन्हें भारतीय वस्त्र उद्योग से प्रेम या सहानुभूति रखने का कोई कारण नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने कपड़ा उद्योग में सिरमौर बनने के लिए सभी प्रकार की कुटिल चालें चली। गुणवत्ता में सुधार लाकर भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता से आगे निकल जाना संभव नहीं, ये अंग्रेज अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने तमाम गलत और अनैतिक हथकंडे अपनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने बंगाल के बुनकरों के करघे तोड़ दिए। 18वीं शताब्दी के अंग्रेज व्यापारी विलियम बोल्ट्स ने एक पुस्तक लिखी, कंसिडरेशन ऑन इंडियन अफेयर्स। वर्ष 1772 में प्रकाशित इस पुस्तक में बोल्ट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम गलत और अनैतिक कार्यों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 194 पर बोल्ट्स ने लिखा है, अंग्रेजों ने देश भर के और विशेषतः बंगाल के कुशल कारीगरों के अंगूठे काट दिए ताकि वे हथकरघा चलाने के काबिल ही न रहें। अंग्रेजों की दुष्टता और क्रूरता की ये पराकाष्ठा थी। इसी बीच अंग्रेजों ने वस्त्र बनाने की भारतीय तकनीक के आधार पर वर्ष 1765 के लगभग कुछ यंत्र बनाए। इन यंत्रों में कम समय में ज्यादा वस्त्र बनते थे। बाद में भारत में हुकूमत में आने के बाद जब कुछ भारतीय व्यापारियों ने उन यंत्रों को भारत में लाने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने उस यंत्र पर 80% से ज्यादा आयात शुल्क लगाया। किंतु उसी समय इंग्लैंड में बने वस्त्र भारत में आयात करने पर शुल्क था मात्र 5%। 1818 के बाद भारत के अधिकतम भूभाग पर अंग्रेजी सत्ता कायम हो गई थी, इसलिए इंग्लैंड से आने वाले माल पर कर या आयात शुल्क लगाने का अधिकार भारतीयों के पास नहीं था। इंग्लैंड में चल रहा औद्योगिकरण, वहां भाप पर चलने वाले कपड़ों के कारखाने, भारतीय वस्त्रों पर इंग्लैंड में लगा भारी भरकम आयात कर, अंग्रेजी वस्त्र भारत में लगभग कर मुक्त, भारतीय हथकरघा उद्योग पर अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण हमले, इन सब का परिणाम ये रहा कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैश्विक कपड़ा उद्योग में जिस भारत का हिस्सा 25% से ज्यादा था, वहां का कपड़ा उद्योग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होते समय रास्ते पर आ गया था। भारतीय बाजार सस्ते अंग्रेजी कपड़ों से पट जाने लगा। कपास की पैदावार तो अभी भी बम्पर हो रही थी, किंतु वो सारा कपास इंग्लैंड जा रहा था। किसी जमाने में भारत के मलबल का डंका दुनिया में बजता था। ढाका के मलबल के बारे में चीनी यात्री हुएन त्सांग ने 629-645 में सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में लिख के रखा है कि ये वस्त्र तो इतना महीन है जैसे प्रातः की धुंध। पहली शताब्दी के रोमन लेखक
पेट्रोनियस ने सेट्रिकॉन में भारत के मलमल से बने वस्त्रों की खूबियों के बारे में लिखा है। जिस ढाके के मलमल को पहनने के लिए यूरोप के अमीर, उमराव और दक्षिण एशिया के राजे रजवाड़े लालायित रहते थे, ऐसे ढाका के हालात बहुत दयनीय बन गए थे। अनेक कुशल बुनकर भिखारी बन गए थे। जिस ढाका की जनसंख्या 1760 में, जब ये जहांगीर नगर कहलाता था, कुछ लाख थी, उसी ढाका में 1820 के दशक में मात्र 50,000 लोग बचे थे। इधर इंग्लैंड से भारत को वस्त्रों का निर्यात बढ़ रहा था। वर्ष 1830 में वह 6 करोड़ यार्ड था, तो 1857 के क्रांति युद्ध के तुरंत बाद अर्थात 1858 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने इंग्लैंड से 100 करोड़ यार्ड से ज्यादा के वस्त्र आयात किए। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के उद्योगपतियों ने भी कपड़ों के आधुनिक कारखाने खड़े किए, किंतु फिर भी पहले विश्व युद्ध से पहले वर्ष 1913 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय कारखाने भारत में खपने वाले कपड़े का मात्र 20% ही उत्पादन कर रही थी। कहां विदेशों में सभी दिशाओं के देशों को सूती रेशमी कपड़ों का निर्यात करके विश्व के कपड़ा बाजार का 1/3 या 1/4 हिस्सा काबिज करने वाला भारत निर्यात तो दूर की बात, अपने ही देश की आवश्यकताओं को पूरे करने में सक्षम नहीं रहा। वैदिक काल से चल रहे सारी दुनिया को सूती वस्त्र पहनाने वाले, उच्च गुणवत्ता का रेशम मलमल बनाने वाले इस भारतीय वस्त्र उद्योग को अंग्रेजों ने नष्ट होने के निकट पहुंचा दिया था।